जो आप कल पूरा नहीं कर सके उसका अफसोस करते हुए मत जागिए। आज आप क्या हासिल कर पाएंगे इसके बारे में सोचते हुए जागिए। आपकी सुबह सुप्रभात बन जाएगी। यकीनन हर दिन एक नई शुरुआत, एक नया आगाज लेकर आता है। गहरी सांस लें, मुस्कुराएं और फिर से कोशिश करें। याद रखिए, मुश्किल सड़क अक्सर खूबसूरत मंजिल की ओर ले जाती है, इसलिए अपना प्रयास करना कभी ना छोड़ें। जी हाँ, याद रखिए, जीवन सुंदर ऐसे ही नहीं बनता है, इसे प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम के साथ सुंदर बनाना पड़ता है। और इसीलिए अपने विचार सकारात्मक रखें और हर दिन के हर पल का भरपूर आनंद लें ताकि आपका दिन हो मंगलमय। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। और चलिए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं और सबसे पहले बताते हैं कि आज के हमारे खास हाइलाइट्स क्या हैं। हेलो इंडिया में जानेंगे देश दुनिया का हाल, नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर, साथ ही जानेंगे राज्य से जुड़ी हुई खबरें और अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी। और इसके साथ होगी आज की गतिविधियों पर हमारी पैनी नजर। साथ ही आपको रूबरू करवाएंगे एक पॉजिटिव खबर से और ले चलेंगे कोलकाता के कैफे पॉजिटिव में। और इसके साथ पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे कि आज के दिन से जुड़ा इतिहास क्या कहता है। और हेलो इंडिया में होगा बहुत कुछ खास, तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ। हेलो इंडिया में शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। और खबर देश से, आज गुजरात के अदालज में श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के छात्रावास और शिक्षा परिसर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होंगे इस कार्यक्रम में शामिल। जन सहायक ट्रस्ट के हीरामणि आरोग्य धाम का भूमि पूजन भी करेंगे प्रधानमंत्री। 2019 की अन्नपूर्णा धाम यात्रा की अपनी याद करते हुए तस्वीरें भी ट्विटर पर प्रधानमंत्री ने साझा की हैं। भारत परिक्षेत्र के 8वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का समापन आज। समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। सोमवार को उद्घाटन सत्र को लोकसभा अध्यक्ष ने संबोधित किया था और कहा था कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से ही होगा वंचित वर्गों का कल्याण। लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी पर उन्होंने जोर दिया। लोकतंत्र के अंदर सक्रिय भागीदारी निकालने के लिए प्रेरित करें और इसके लिए अब समय आ गया है। हमारे नौजवानों की एक अद्भुत कार्यक्षमता है, आत्मविश्वास है, काम करने का विजन है, इनोवेशन है। सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर हमारा नौजवान बहुत तेजी से देश और दुनिया के अंदर काम कर रहा है। पंचायती राज्य मंत्रालय की तरफ से दिल्ली में आयोजित हुआ सतत विकास लक्ष्यों का राष्ट्रीय हितधारक सम्मेलन। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया संबोधित। कहा, राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए गांवों का विकास आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा, रोजगार और मनोरंजन पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि गांवों से लोगों के पलायन को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाएं वर्ष में एक बार जरूर होनी चाहिए और ग्राम सभाओं को मजबूत बनाने के लिए लोगों की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। आज भी लगभग 70% भारत गांवों में बसता है। महात्मा गांधी जी ने का शब्दों में समझे तो भारत का दिल गांव में ही बसता है। राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास के इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि गांव और उनकी पंचायतों के स्तर पर बदलाव लाया जाए। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में गुजरात बड़े राज्यों में शीर्ष पर। गुजरात के बाद केरल और पंजाब का स्थान। छोटे राज्यों में अगर हम बात करें तो शीर्ष पर गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर रहे। जमशेदपुर में पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट आज से शुरू।
भारतीय तीरंदाजी संघ, झारखंड तीरंदाजी संघ और टाटा स्टील्स के साथ मिलकर किया टूर्नामेंट का आयोजन। भारतीय खेल प्राधिकरण ने 2 दिवसीय प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए स्वीकृति के लिए 75 लाख रुपए भी आवंटित किए। और अब खबरें राज्यों से। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद यानी एमएलसी चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग 2 दिन पहले यानी 9 अप्रैल शनिवार को हुई थी। एमएलसी चुनाव के दौरान कुल 98.11% मतदान हुआ है और यूपी विधान परिषद सदस्य के 27 पदों के लिए 58 जिलों में 95 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज सामने आने वाला है। देश के 4 राज्यों में आज उपचुनाव होने हैं। इनमें पश्चिम बंगाल में आसनसोल लोकसभा सीट सहित छत्तीसगढ़ में खैरागढ़, बिहार में बोचाहन और महाराष्ट्र में कोल्हापुर उत्तर की विधानसभा सीट पर चुनाव होने हैं। इनमें सबसे चर्चित सीट पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट है, जहां पर अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को मैदान पर उतारा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली सहकारिता नीति पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नई नीति का उद्देश्य सहकारी समितियों की पहुंच को जमीनी स्तर तक बढ़ाना और सहकारी क्षेत्र को मजबूत करना है। इस नई नीति को चालू वित्त वर्ष के अंत तक अंतिम रूप दिए जाने की भी संभावना है। झारखंड के देवघर स्थित त्रिकुट पहाड़ के रोपवे की रोप टूटने के कारण हुए हादसे का शिकार हुए 32 लोगों को अब तक बचा लिया गया है। हालांकि 15 लोग अब भी फंसे हैं। वहीं इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। आज सुबह 6 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और इस दौरान ऊपर ट्रॉली में फंसे बाकी लोगों को सेना की हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित निकाला गया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति सुबिन ईरानी मुंबई के दौरे पर हैं। वो मुंबई में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और पश्चिमी क्षेत्र के हितधारकों के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। गुजरात के भरूच जिले में रासायनिक कारखाने में हुई दुर्घटना पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट कर अपनी संवेदना जाहिर की। आपको बता दें कि गुजरात के भरूच में स्थित रासायनिक कारखाने में विस्फोट हुआ था, जिसमें वहां काम करने वाले 6 कर्मचारियों की मौत हो गई थी। और चलिए अब डालते हैं नजर दुनिया से आई खबरों पर। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। सीनेट के चेयरमैन ने दिलाई उनको शपथ। शरीफ देश के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बधाई दी है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के बाद शहबाज शरीफ ने लोगों को धन्यवाद दिया। शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान में खुशी की लहर है। उन्होंने कहा है कि मैं सत्ता के शांतिपूर्ण परिवर्तन पर पाकिस्तान के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। वहीं सत्ता से हटने के बाद इमरान खान ने बुधवार को पेशावर में रैली का आयोजन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच सोमवार को वर्चुअल बैठक हुई, जिसके बाद दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच भी बैठक हुई। दोनों ने वैश्विक हालात पर चिंता व्यक्त की। इस बैठक में वैश्विक संकट, कोविड महामारी और क्लाइमेट क्राइसिस पर चिंता व्यक्त की गई। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए बूचा नरसंहार की निंदा की। बाइडेन बोले, भारत अमेरिका आर्थिक और रक्षा क्षेत्र में साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। एक्सेलेंसी, पिछले साल सितंबर में जब मैं वॉशिंगटन आया था और जिसका आपने अभी जिक्र भी किया, और तब आपने कहा था कि भारत अमेरिका पार्टनरशिप बहुत सी वैश्विक समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकती है। मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूं। विश्व के 2 सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्रों के रूप में हम नेचुरल पार्टनर्स हैं और पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में जो प्रगति हुई है
जो नया मोमेंटम बना है, आज से एक दशक पहले भी शायद ऐसी कल्पना करना मुश्किल था। एक्सेलेंसी, आज की हमारी बातचीत ऐसे समय पर हो रही है जब यूक्रेन में स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है। मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बातचीत की। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की, बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। हमारी संसद में भी यूक्रेन के विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। There's two vibrant democracies who one is learning how to make sure I can do this contemporaneously. But two vibrant democracies. We take the same concerns about the global challenges we face with COVID-19, advancing health security and tracking the climate crisis, and we share a strong and growing major defense partnership. At the root of our partnership is a deep connection between our people, ties of family, of friendship, and of shared values. On that note, I want to welcome India's humanitarian support for the people of Ukraine who are suffering a horrific assault, including a tragic shelling on a train station last week that killed dozens of innocent children and women and civilians attempting to flee the violence. The United States and India are going to continue our close consultation on how to manage the destabilizing effects of this Russian war. And I'm looking forward to our discussions today. Mr. Prime Minister, our continued consultation and dialogue are key to ensuring the U.S.-Indian relationship continues to grow deeper and stronger, delivering our people and our global good that we all are seeking to manage, particularly in your part of the world. फोर्थ भारत अमेरिका 2+2 संवाद में दोनों देशों के समकक्षों ने रक्षा और अन्य मुद्दों पर खुलकर बातचीत की है और एक दूसरे के सहयोग के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा है कि एक दशक में अमेरिका से हमारी रक्षा आपूर्ति नगण्य से बढ़कर 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कहीं अधिक हो गई है। तो वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि हम दबाव वाले मुद्दों पर चर्चा करेंगे, वैश्विक चुनौतियों को साझा करेंगे, जिसमें यूक्रेन के खिलाफ रूस का युद्ध, कोविड-19 महामारी को समाप्त करना, जलवायु संकट के अलावा खुला, लोकतांत्रिक, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र बनाए रखना हमारे एजेंडे में शामिल है। Major defense partnership is one of the most important pillars of India-US strategic relations. As the largest country and central to Indian Ocean, and as a democracy, India has critical roles to play in the Indian Ocean region and in the wider Indo-Pacific. Following the Act East and the Neighborhood First policies, India played preeminent role in the region from the tsunami in 2004 and during the COVID pandemic. We have signed 8 different defense-related agreements between our two countries in last few years, including Space Situational Awareness Agreement for Unclassified Domain, which is being signed today. भारत और अमेरिका के बीच कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच यूएस इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय बातचीत वाशिंगटन में आयोजित की गई। एस जयशंकर ने कहा कि हमारी भागीदारी का महत्वपूर्ण केंद्र हिंद प्रशांत क्षेत्र से संबंधित है। हमने देखा है कि पिछले 1 वर्ष में क्वाड ने तीव्रता से काम करते हुए नई ऊंचाइयों को छुआ है। We can take satisfaction at the extent of progress that we have made, whether it is our $160 billion trade account, our 200,000 students, our highest recorded investment levels, or our rapidly growing energy trade. The yardsticks to measure our growing closeness tell their own story. A significant focus of our engagement pertains to the Indo-Pacific. We have seen
particularly over the last year, both an elevation and an intensification of the Quad. Our achievements in this regard have a larger resonance. भीषण आर्थिक संकट के कारणों और विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने के लिए श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने सोमवार को राष्ट्र को संबोधित किया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने कहा कि एक कमजोर अर्थव्यवस्था में कोविड लॉकडाउन ने विदेशी भंडार को कम कर दिया है। में आए मेगी तूफान के कारण हुए भूस्खलन से कम 24 लोगों की मौत होने की खबर है। चीन के शंघाई में कोरोना की वजह से सबसे सख्त लॉकडाउन इस वक्त लगा हुआ है। खाने पीने की चीजें ना मिलने से कई लोग एक वक्त का खाना खा रहे हैं। घरों के बाहर सरकार ने बैरिकेडिंग लगा दी है। अभी चीन के 23 शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है। इसमें करीब 20 करोड़ लोग घरों में फंसे हुए हैं। और अब नजर डाल लेते हैं आज की गतिविधियों पर। उपराष्ट्रपति सुबह 9:30 बजे दिल्ली में पढ़ रहे तेलुगु छात्रों से अपने आवास पर खास बातचीत करेंगे। इसके बाद 11 बजे उपराष्ट्रपति कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉटन डेवलपमेंट एंड रिसर्च एसोसिएशन के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल भी होंगे। आज नई दिल्ली में अमृत समागम का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन के तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव की विभिन्न पहलों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें हर घर झंडा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, डिजिटल जिला भंडार, स्वतंत्र स्वर और मेरा गांव मेरी धरोहर जैसी जन भागीदारी शामिल है। और अब बात पॉजिटिव खबर की और पॉजिटिव लोगों से जुड़ी हुई भी। दुनिया भर में लोगों में एड्स के बारे में कई गलत धारणाएं हैं। इन्हीं धारणाओं को खंडित करते हुए कोलकाता में एक कैफे खोला गया है। इस कैफे को HIV पॉजिटिव युवाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जो कैफे है वो HIV पॉजिटिव लोगों के लिए आशा की एक नई किरण लेकर आया है। ये कैफे HIV से संक्रमित युवाओं को रोजगार देता है, साथ ही उनमें आशा का संचार करता है, एक उत्साह देता है और एक मिसाल कायम कर रहा है औरों के लिए भी। कैफे पॉजिटिव, जहां आपको कॉफी में भरपूर पॉजिटिविटी और प्यार मिलेगा। उनसे प्यार जिनको समाज छूने से भी कतराता है। ये अनोखा कैफे खुला है कोलकाता में, जिसे HIV पॉजिटिव युवाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है। ये सभी कस्टमर का बहुत ही अच्छा फीडबैक है। हम लोग जो काम करते हैं उसके लिए हम लोग को भी उत्साहित करते हैं। इस कैफे की टैगलाइन सीमाओं से परे कॉफी रखी गई है। इसका उद्देश्य HIV पॉजिटिव लोगों के प्रति जागरूकता फैलाना है। ये कैफे 7 HIV पॉजिटिव किशोरों द्वारा चलाया जाता है। HIV पॉजिटिव कर्मचारियों द्वारा संचालित होने वाला ये एशिया का पहला कैफे है। इसे आनंद घर नाम के NGO के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस NGO को कल्लोल घोष चलाते हैं। वे मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से प्रभावित या HIV पॉजिटिव बच्चों के लिए काम करते हैं। घोष बताते हैं कि उनको इस कैफे की प्रेरणा फ्रैंकफर्ट के एक कैफे से मिली है। Basically being a child rights activist, due to my project work in 2006, I visited in Munich in Germany, and one of my friend, he bought me in a beautiful restaurant, and first time I came to know that the restaurant entirely run by HIV positive people. कोलकाता का ये अनोखा कैफे HIV पॉजिटिव युवाओं को रोजगार के अवसर तो मुहैया करा ही रहा है, साथ ही पूरी दुनिया में सकारात्मक सोच का एक खास संदेश भी दे रहा है। यकीनन प्रतिबिंब अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है ये, और लोगों के लिए भी ये ज़रूरी है कि ऐसे लोगों का उत्साहवर्धन
ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए अपनी ज़िंदगी को लेकर। लेकिन ये शुरुआत कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण भी है। चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत हो चुकी है तो जो समाज के बाकी लोग हैं उनका अगर सहयोग रहा तो ये जो है इस तरह के कैफे शायद और भी खुल सके और ऐसे लोगों को जिंदगी के प्रति जो उनका भी नजरिया है वो बदलेगा। और अब वक्त हो गया है एक ब्रेक का प्रतिबिंब, लेकिन हमेशा जब हम ब्रेक पर जाते हैं तो कुछ खास अपने दर्शकों के लिए छोड़ जाते हैं। इस बार क्या है? जी हाँ, कतर के ओलंपिक संग्रहालय की तस्वीरों के साथ जहां प्राचीन काल के रथ दौड़ से लेकर फॉर्मूला 1 तक के खेलों का अद्भुत संग्रह मौजूद है। तो जी हाँ, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। फिलहाल आप इन तस्वीरों के साथ बने रहिए, जुड़ते हैं ब्रेक के बाद। मसले जो जुड़े हैं आपसे, कराएंगे रूबरू हर पहलू से, करेंगे गहराई से पड़ताल, लेंगे विशेषज्ञों की राय, क्योंकि ये है मुद्दा आपका, सिर्फ संसद टीवी पर। इंडिया ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात आज के इतिहास की। आइए जानते हैं कि आज से दिन से जुड़ा जो इतिहास है वो क्या कहता है। पलटते हैं 12 अप्रैल के इतिहास के पन्नों को। 12 अप्रैल वर्ष 1861 को अमेरिका का गृह युद्ध शुरू हुआ था, जब दक्षिण के 11 राज्यों ने जेफरसन डेविस के नेतृत्व में अमेरिका से अलग परिसंघ बनाने की घोषणा के साथ ही आजादी की लड़ाई छेड़ दी थी। दक्षिण के राज्य उत्तरी औद्योगिकृत राज्यों के मुकाबले काफी पिछड़े थे और लंबे समय से दास प्रथा को खत्म करने की मांग कर रहे थे। 4 साल के भीषण संघर्ष के बाद परिसंघ की हार के साथ ही इस युद्ध का अंत हुआ था। हालांकि दास प्रथा को पूरे देश में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। अमेरिका का यह गृह युद्ध इतिहास के सबसे विनाशकारी संघर्षों में से एक था। 12 अप्रैल वर्ष 1961 में मानव ने पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखा। वोस्तोक 1 अंतरिक्ष यान ने पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान और वोस्तोक कार्यक्रम की पहली अंतरिक्ष उड़ान भरी। इससे पहले जितने भी अंतरिक्ष अभियान हुए वे सब मानव रहित अंतरिक्ष यान थे। वोस्तोक 1 को सोवियत अंतरिक्ष यात्री मेजर यूरी गगारिन के साथ कजाकिस्तान के बायकोनूर कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया था। इस मिशन के साथ ही सोवियत संघ ने अंतरिक्ष में पहला इंसान भेजने की दौड़ में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया था। यूरी 108 मिनट बाद धरती पर वापस लौटे। वर्ष 1957 में ही सोवियत संघ ने पहले सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया था। इसके बाद तय किया गया था कि अब इंसान को अंतरिक्ष में भेजा जाए। अब नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। शाम 7 बजे आप देखिए समसामयिक मुद्दों पर आधारित बहस। मुद्दा आपका 7:30 बजे देखिए लोकतंत्र मेरी ताकत। रात 8 बजे आज की खबर, 8:30 बजे पर्सपेक्टिव। 9 बजे देखिए इंग्लिश न्यूज बुलेटिन द न्यूज और रात 9:30 बजे देखिए द जर्नी ऑफ स्टार्टअप्स। और रात 10 बजे देखिए ग्राउंड रिपोर्ट, हमारे रिपोर्टर रविंद्र सिंह के साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड पर। हम आपको ये भी बता देते हैं कि कल जलियांवाला बाग हत्याकांड की 103वीं जयंती है। जी हाँ बिल्कुल, तो इसलिए इस रिपोर्ट को देखना आप ना भूलें। और प्रतिबिंब पिछले दिनों दिल्ली में स्पीक मैगी की ओर से एक म्यूजिक इन द पार्क कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। और आप जानते हैं कि स्पीक मैगी जो है वो इस तरह के बहुत ही शानदार कार्यक्रम समय समय पर आयोजित कराता रहा है। और हम आपको ये भी बता दें कि कार्यक्रम में उल्लास काशलकर की प्रस्तुति ने सबको मंत्र मुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के दौरान पद्म सम्मान से सम्मानित और जाने माने घटम वादक विक्कू विनायकम की प्रस्तुति
हर बार की तरह बहुत खास रही। और इसीलिए चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इस कार्यक्रम की खास झलकियों के साथ। जी हाँ, हेलो इंडिया में दिखाई गई सभी खबरें, पॉजिटिव स्टोरीज को आप हमारे संसद टीवी के सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारा मोबाइल ऐप संसद टीवी को डाउनलोड कर सकते हैं, सभी अपडेट समय समय पर पा सकते हैं। इसी के साथ आपका दिन हो शुभ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। సదంచిదముదంచిద నికుంచిత పదం జల జలంజలిత మంచుకటకం పతంజలి త్రిగంజన మనంజన మసంజల పదంజనన పంజనకరం పదంబరుసిమం పరవశం పరమమం బుధకదం భగపిడం భగకలం చిదంబుదిమనింబుద హృదంబుజరవిం పరసిదం పరడనం రుదిభజ చిదం పరడనం రుది